हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वर्ण पाठशाला पर। आज हम करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का बीए सेकेंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस एंड आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आज हम करेंगे इसका यूनिट थर्ड, और इसकी जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। इसमें हमने लिया है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बाकी जो दो टॉपिक बचेंगे हमारे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है मानव स्वभाव की व्याख्या। हॉब्स ने मानव स्वभाव की वैज्ञानिक व्याख्या की है। कैसी व्याख्या की है? वैज्ञानिक व्याख्या की है। हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी तथा भय त्रस्त मानता है तथा इसी आधार पर उसने प्राकृतिक अवस्था को चित्रण किया है। उसने मानव की समानता का भी समर्थन किया है। उसका मत है कि शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ यानी अधिक बलवान और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर अधिक नहीं है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को मैंने इंग्लिश में भी लिया है, जिससे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, संप्रभुता के संबंध में हॉब्स के विचारों की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फर्स्ट है हमारा सर्वशक्तिमान। संप्रभुता सर्वशक्ति का दूसरा नाम है। उसमें राज्य के शासन की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित सारी शक्तियां केंद्रभूत होती हैं। सेकंड है हमारा संप्रभुता का स्वरूप कानूनी। हॉब्स ने संप्रभुता को कानूनी स्वरूप प्रदान किया है। उसके मत में कानूनी स्वरूप उस व्यक्ति अथवा संस्था को प्राप्त माना जाना चाहिए जिसमें अपने आदेशों का पालन करने की क्षमता हो। संप्रभु आदेशों रूप में कानून का निर्माण करता है तथा उन्हें बलपूर्वक लागू करता है। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है नीचे, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हॉब्स की दो रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा लेवियाथन, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो दो टाइप में आ सकता है। एक तो ये हॉब्स की दो रचनाओं के नाम लिखिए, दूसरा हमसे पूछ सकता है लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि लेवियाथन पुस्तक हॉब्स ने लिखी। तो हमारा इसका आंसर है हॉब्स की दो रचनाओं के नाम है डी सीवे और दूसरा है हमारा लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर फोर, हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते की कोई दो विशेषताएं लिखिए। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा, सामाजिक समझौते के उपरांत किसी को भी राज सत्ता की छत्र छाया से अलग होने का अधिकार नहीं है। मनुष्य समझौते की अवहेलना नहीं कर सकता है। सेकंड है हमारा, समझौते में शासक ने भाग नहीं लिया। इसमें प्राकृतिक अवस्था के समान और स्वतंत्र व्यक्तियों ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्राकृतिक अवस्था के संबंध में लॉक की क्या धारणा है। अब यहाँ से हमारे लॉक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में मानव पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लॉक की प्राकृतिक अवस्था पर टिप्पणी कीजिए अथवा कानून पर लॉक के विचार लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा दो टाइप में आ सकता है। दूसरा है हमारा अथवा लॉक के प्राकृतिक अधिकार, यानी कि हमें इसमें लॉक के प्राकृतिक अधिकार के बारे में लिखना है। इसका आंसर है, लॉक प्राकृतिक अवस्था को शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था मानता है। उसी के शब्दों में प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य सामाजिक तथा शांति प्रिय था। और डनिंग के अनुसार है, लॉक द्वारा कल्पित प्राकृतिक अवस्था राज्य से पूर्व की अवस्था थी, समाज से पूर्व की नहीं। यह अवस्था परस्पर पार्श्विक संघर्ष की अवस्था नहीं थी। इसमें शांति और विवेक का आधिक्य
था। इस अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम थे जिनका सब पालन करते थे। इस प्राकृतिक अवस्था में सभी को जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। नीचे भी दिया हुआ है इसमें प्राकृतिक अवस्था में असुविधाएं। तो कौन कौन सी असुविधाएं थी इसके अंदर? लॉक द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था में निम्नलिखित 3 असुविधाएं थी। फर्स्ट है हमारा, प्राकृतिक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता था तथा कानून की कोई निश्चित, प्रकट एवं सर्वसम्मत व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा उचित, अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। सेकंड है हमारा, निष्पक्ष न्यायाधीशों का अभाव था और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने अभियोग में निर्णायक भी होता था, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती थी। थर्ड है हमारा, निर्णयों को कार्यान्वित करने वाली शक्ति का अभाव था, जिससे मतलब निर्णय लिए जा सकते हैं, उस शक्ति का अभाव था। इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति के लिए प्राकृतिक अवस्था में रहना कठिन हो गया था। अतः इन असुविधाओं को दूर करने के लिए मनुष्य ने समझौते द्वारा राज्य को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लॉक की अध्ययन पद्धति किस प्रकार की है? तो लॉक की अध्ययन पद्धति अनुभववादी एवं विवेकवादी है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉक का मानव स्वभाव संबंधी विचार किस प्रकार का है? लॉक मानव को एक नैतिक प्राणी के रूप में स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉक का सामाजिक समझौता क्या है? लॉक सामाजिक समझौता सिद्धांत का वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन करने वाला प्रमुख दार्शनिक है। उसके सामाजिक समझौते का प्रमुख सार यह है कि वह निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लॉक के सामाजिक समझौते की 4 प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसकी 4 विशेषताएं हैं। पहला है हमारा, इस समझौते में व्यक्तियों ने अपने कुछ ही अधिकारों को त्याग किया है। सेकंड है हमारा, इस समझौते में अधिकारों का समर्पण संपूर्ण समुदाय को किया है। थर्ड है हमारा, इस समझौते में सरकार सीमित रूप से शासन में भाग लेती है। और फोर्थ है हमारा, यह समझौता अनेक नई पीढ़ियों को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव के प्राकृतिक अधिकारों के नाम लिखिए। इसका आंसर है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव के प्राकृतिक अधिकारों के नाम हैं। तो कौन कौन से अधिकार है प्राकृतिक? पहला है हमारा जीवन का अधिकार, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है हमारा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, लॉक के व्यक्तिवाद की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। लॉक के संपूर्ण राजनीति दर्शन से यह बात प्रतीत होती है कि व्यक्ति ही उसके विचारों का केंद्र बिंदु है। जॉन ने लॉक के व्यक्तिवाद पर गौर करके विचार दिया। लॉक के दर्शन में प्रत्येक चीज व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक चीज को इस क्रम में रखा गया कि व्यक्ति की संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूसो के सामाजिक समझौते की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अभी यहाँ से हमारे रूसो के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका आंसर है, रूसो के सामाजिक समझौते की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है हमारा, सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति व अधिकारों को संपूर्ण समाज को समर्पित कर देता है। दूसरा है इसका हमारा, समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है ना, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वही है ये। क्वेश्चन नंबर 14, रूसो की सामान्य इच्छा की 2 विशेषताएं बताइए। तो कौन कौन सी इसकी 2 विशेषता है? कौन कौन सी इसकी 2 विशेषताएं हैं? फर्स्ट है हमारा, सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति व अधिकारों को संपूर्ण समाज को समर्पित कर देता है।
दूसरा है समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। ये दोनों आंसर हमारे सेम ही है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूसो की सामान्य इच्छा की दो विशेषताएं बताइए। तो दो विशेषताएं इसकी, रूसो ने सामान्य इच्छा को संप्रभु और सर्वोच्च कहा है। दूसरा है, रूसो द्वारा वर्णित सामान्य इच्छा में स्थिरता रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक समझौता किसने लिखी। सामाजिक समझौता जिसे इंग्लिश में हम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं नामक पुस्तक रूसो ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर जगह अपने आप को जंजीर में जकड़ा हुआ पाता है। यह कथन किस विचारक का है। यह कथन रूसो का है। फ्रेंड्स, मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।